वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई। 10th क्लास पास करके आप लोग 11th क्लास में पहुंच चुके हैं और साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर चुके हैं या ऑप्ट करने का इरादा बना रहे हैं। तो 10th क्लास के बाद से हम लोगों की जो पढ़ाई है वो हमारी फील्ड, हमारी स्ट्रीम के हिसाब से चलती है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता है बच्चों को 10th क्लास के बाद 11th क्लास से। तो वहाँ पर जो डिसीज़न है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके करियर के लिए और आगे आने वाली आपकी लाइफ के लिए। तो डिसीज़न जो भी आप ले रहे हैं बहुत सोच समझ कर लेना है और जो भी डिसीज़न आप लेते हैं उसके हिसाब से ही आगे की तैयारी के लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज की क्लास में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ना पढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम में आने के बाद क्या क्या उसकी इम्पॉर्टेंस होती है और किस तरह से वो बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से क्या क्या डिमांड करता है कि वो बच्चे को पूरी तरह से उसके जो भी एडवांटेजेस हैं वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये सब आपकी साल भर की मेहनत पर डिपेंड करता है, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी और उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए भी। तो स्पेशली अगर साइंस स्ट्रीम आप ऑप्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी 11th क्लास की स्टडीज़ शुरू करने से पहले सभी बच्चों को बताते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो 11th क्लास में अगर आप लोग आए हैं तो सबसे पहले तो हमें समझना है साइंस स्ट्रीम को और फिर उसकी डिमांड क्या है बच्चे से। किसी भी स्टूडेंट से साइंस स्ट्रीम बेसिकली क्या डिमांड करती है और क्या एक्सपेक्ट करती है, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड को समझें, 11th क्लास का स्टैंडर्ड क्यों अलग से काउंट होता है, इसके लिए हम अगर बात करें तो 2 साल पहले अगर जाते हैं तो आज से 2 साल पहले या जाएं तो आप लोग थे 9th क्लास में। 9th क्लास में स्टार्टअप में आप लोग आए होंगे और उस समय के सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, एक स्पेशल फॉर्म जो सिर्फ पिक्चर देखकर या कुछ खास रिप्रेजेंटेशन देखकर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो ये है कि जब आप 9th क्लास में थे तो 9th में आपने साइंस को थोड़ा सा समझा। वैसे तो वहाँ साइंस ही पढ़ी है आपने, भले ही आपकी बुक्स अलग अलग रही हों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, बट थोड़ा सा आपने 8th से 9th में आने के बाद चेंज ऑब्जर्व किया होगा। उसी के साथ साथ आपका साल भर की स्टडीज़ चलती रही, अच्छे से पढ़ाई की, बेकार से की, चॉइस के साथ की, मजबूरी में की, वो सबका अपना अपना सिस्टम है। लेकिन उसके बाद जब आप 9th से 10th में जाते हैं तो 10th की सिचुएशन ऐसी मिलती है। क्या सिचुएशन है ये अभी आपको आगे के रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। अब 10th क्लास में बहुत अच्छे से मेहनत की, बोर्ड एग्ज़ाम की बात होती है, कोई भी बोर्ड आपने अपीयर किया हो, बहुत अच्छे से मेहनत की जाती है। टीचर्स, पेरेंट्स, आप लोग का खुद का एफ़र्ट, सभी का कलेक्टिव एफ़र्ट वहाँ पर रहता है और कोशिश की जाती है कि आप लोग अपने कैलिबर के कंपैरिजन में उससे 10% ऊपर ही परफॉर्म करके जाएं। तो जो भी आपने परफॉर्म किया आपको मिल ही चुका होगा और अब आप उसके बाद 11th क्लास में जाने जा रहे हैं। तो जब 11th क्लास में हम लोग एंटर करते हैं 10th क्लास के कंपैरिजन में, साइंस स्ट्रीम में 11th क्लास हमें कुछ इस तरह का मिलता है। शायद समझ में आ रहा होगा। 9th से 10th में जब गए तो कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बट 10th से जब 11th में जाते हैं तो ये हमें डिफरेंस मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छे से मेहनत करेंगे आप तो 12th क्लास में भी पहुँचेंगे। और 12th क्लास अगर इसमें एक्सपेक्टेशन देखी जाए तो कुछ बच्चों का सोचना है जी अगर ये इतना बड़ा हुआ है तो 12th और बड़ा होगा, बट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि 12th बड़ा तो होगा बट वो 10th से बड़ा है, लेकिन 11th के कंपैरिजन में वो थोड़ा छोटा ही मिलेगा। यहाँ पर ये छोटा होने का मतलब उसका लेवल छोटा नहीं है, वो कंपैरेटिवली लिखा गया है 11th के रिस्पेक्ट में। तो 11th स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा अलग फील कराएगा साइंस स्ट्रीम में। तो क्यों वो अलग फील कराता है या क्यों ये इतना हायर लेवल पर आता है, इसमें बड़ा हो रहा है, उसके बेसिकली 3 रीज़न होते हैं 11th को बड़ा करने के। रीज़न नंबर 1, यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप अपनी 11th क्लास की बुक को
10th क्लास या 9th क्लास की बुक के नंबर ऑफ़ पेजेस से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। थिकनेस से मेजर करेंगे तो फिज़िक्स की बुक अगर आपकी इतनी थिकनेस की थी तो यहाँ पर ये इतनी जाने लगती है। बात अभी एनसीईआरटी की नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं और उन्हीं की हमें खास तौर पर प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो सिलेबस इज़ वास्ट। सेकेंड थिंग, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी, स्टैंडर्ड इज़ अगेन वेरी हाई। यहाँ पर जो लेवल होगा टॉपिक्स को पढ़ने का वो 9-10th के स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बहुत ऊपर का होता है। बहुत डेप्थ में हमें चीज़ों को सीखना होता है और उन्हीं का एनालिसिस करना हमें आना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। तो स्टैंडर्ड इज़ हाई, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी। एंड लास्ट में अगर देखा जाए तो टाइम अवेलेबिलिटी इज़ लेस। ये 3 चीज़ें हैं जो इसको मुश्किल बनाती है। टाइम अवेलेबिलिटी का मतलब है अगर आप 10th क्लास से या 9th क्लास से कंपेयर करेंगे तो जहां आपका स्टडी लूप बनता है अप्रैल टू मार्च, ऑलमोस्ट 12 मंथ का आता है, यहाँ पर ये जनरली जो मैक्सिमम केसेस में बनता है वो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जून एंड और जुलाई स्टार्टअप से घूमकर ये फेब एंड तक या बहुत ज़्यादा हुआ तो मार्च मिड तक जाकर कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा 2-3 साढ़े 3 महीने का कुछ ना कुछ शॉर्टेज यहाँ पर टाइमिंग का ज़रूर आता है। तो ये सब चीज़ें 11th को डिफ्रेंशिएट कर देती हैं 10th के कंपैरिजन में। यही सारी चीज़ें आपको जो स्टैंडर्ड है, सिलेबस इज़ वास्ट, वो सेम मिलेगा, स्टैंडर्ड इज़ हाई अगेन सेम होगा, बट टाइम ये थोड़ा सा बढ़ जाता है और वही इसको थोड़ा सा ईजी बनाता है। तो ये बेसिकली एक आउटलुक है साइंस स्ट्रीम के लिए। जैसे ही आप लोग 11th क्लास में आ रहे हैं तो जब आप देख ही रहे हैं कि 10th के कंपैरिजन में 11th की सिचुएशन ये है, तो अपने आप को सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए, फिट बैठाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें इसी साइज़ के कंपैरिजन में, ताकि इस साइज़ में आने के बाद आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अदरवाइज़ जो जनरली ऑब्ज़र्व किया जाता है वो यही कि ये डिफरेंस पहले से नहीं पता होने की वजह से बच्चे 2-3 महीने का टाइम लगा देते हैं इस डिफरेंस से एडजस्ट या अकोमोडेट होने में, और तब तक का टाइम इतना निकल चुका होता है, ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। इतना टाइम निकल जाने के बाद पढ़ने के लिए जो स्टडी या जो फील आता है वो तब तक टाइम निकल चुका होता है और फिर उसको कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है जो ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि 10 से 11th में आकर बच्चों का परफॉर्मेंस गिरता है अगर उन्होंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर फिज़िकली और मेंटली दोनों लेवल पर आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ये चीज़ें अगर आपने मैनेज करके नहीं चल रहे हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम में परेशानी हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने मैनेज कर लिया है तो किसी तरह की प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगी। अब ये मैनेज करना कैसे है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। इन सबको ठीक करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। पहला, रेगुलरिटी। बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी बात बताता है। रेगुलरिटी चाहे आपकी क्लास अटेंडेंस को लेकर हो, चाहे होमवर्क प्रैक्टिस करने को लेकर हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को लेकर हो, रिवीजन को करने को लेकर हो, बार बार टॉपिक्स को रिवाइज़ करने की बात आ रही है। हर जगह हर तरीके से जहाँ भी आपकी स्टडी की बात हो वहाँ पर आपको रेगुलरिटी को ज़रूर मेंटेन करके चलना है। रेगुलरिटी होगी, बीच में ब्रेकअप नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, चीज़ें अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाती हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ऑनेस्टी। जो भी स्टडी आप करेंगे वो खुद के लिए करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। और साइंस तो बनता ही साइंटिया वर्ड से है जो बताता है नॉलेज के बारे में, नॉलेज एनहांसमेंट के बारे में। तो यहाँ आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपकी सिलेबस के लिए तो होंगी ही, लेकिन वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी होंगी। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साइंस स्ट्रीम पढ़ते वक्त इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स बनाने की बात हो, क्लास अटेंड करने की बात हो, दिए गए होमवर्क को अपीयर करने की, अटेम्प्ट करने की बात हो, सॉल्व होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट जो भी काम दिया जाता है आपको उसको अपनी तरफ से एक बार ट्राई ज़रूर करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, और ये सारी चीज़ें ईमानदारी से होनी चाहिए।
ये ना हो कि पेरेंट्स या टीचर्स को आपके पीछे बार बार बैठना पड़ रहा है, आपके पीछे भागना पड़ रहा है, आपको बार बार बोलना पड़ रहा है। अगर इस तरह की बातें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं शैटर हो रहा है, आपकी स्टडी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और फाइनली वो इम्पेक्ट आपको ही करती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इसमें और भी आती हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको बताते रहेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। 10th से 11th में आने पर ड्रास्टिक चेंज मिलता है और इस ड्रास्टिक चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है और जल्दी करना है। जितना लेट करेंगे उतना सिलेबस आगे बढ़ता चला जाता है, चीज़ों को कोप अप करने में परेशानी आने लगती है। तो उम्मीद है अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम में बने रहने का मन बना चुके हैं तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इनको अच्छे से आगे लेकर चलेंगे। बात करें अगर थोड़ा सा साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम की एडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो स्कोप है आपके करियर का वो बहुत वाइड है। बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको इसके थ्रू एंट्रेंस मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी की स्ट्रीम्स भी लेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वजह से, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो काम वो दूसरी स्ट्रीम कॉमर्स या आर्ट्स करती हैं, साइंस स्ट्रीम ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगी। हर किसी के अपने अपने जो फील्ड हैं वो सिलेक्टेड फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बस यहाँ की एडवांटेज जो रहती है वो ये रहती है कि यहाँ पर वास्टनेस ज़्यादा है, यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं जो आपको करियर मेकिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी तो डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है उसी इन्फॉर्मेशन तक अभी हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। धीरे धीरे बाकी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में जानने को मिलती रहेंगी। अब इसके बाद जब बात आती है साइंस स्ट्रीम को पढ़ने की, तो जैसा कि बता ही दिया गया है, ये जनरल वे में PCM PCB जो भी स्ट्रीम मेन स्ट्रीम आपने ली है और उसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी सभी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें आएंगी, उनको कोप करने के 2 गोल्डन रूल हैं, इनको साथ में लेकर चलेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इनके साथ आपने चालाकी करने की कोशिश की, ये आपको असर दिखाना शुरू कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि आपकी स्टडीज़ का लेवल बढ़ रहा है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तो अपनी जो परफॉर्मेंस है या जो प्रिपरेशन है उसका लेवल भी अकॉर्डिंगली बढ़ना ज़रूरी है, तभी इस डिफरेंस के साथ हम कोप अप कर पाते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या, इतना अचानक से इतना बड़ा चेंज क्यों आया है। बाकी तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता चलती रहेंगी। फिज़िक्स के लिए ख़ास तौर पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं मैथमेटिक्स is an important tool to study physics। फिज़िक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की चीज़ों को ज़रूर रिवाइज़ करते चलें। हम लोग यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ज़रूर बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे जैसी नीड होगी, बट ये मैथमेटिकल एबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा कि आप आगे के न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कितना ईजीली हैंडल कर पाते हैं और कितना आपको डिफ़िकल्टी आती है। तो मैथमेटिक्स का साथ लेकर चलना है आपको, साथ में सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी इसको एडिशनली जितना हो सके अपनी एबिलिटी को बढ़ाते रहना है। आप पुराने लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्ट मोड में लगते हैं जनरल कैलकुलेशंस के, उनको ज़रूर साथ में लेकर चलना है, उनको रिवाइज़ करते रहना है। एडिशनल जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है। और अगर नहीं है, मैथमेटिक्स का साथ नहीं है, तो थोड़ा सा परेशानी भी आती है चीज़ों के साथ मैचअप करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए हमें चाहिए। तो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई है, इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पर वो है आपकी नोटबुक। तो नोटबुक जो आप बनाएंगे बहुत नीट एंड क्लीन बननी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसमें चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप जल्दी से उनको ढूंढ सकें। ऐसा ना हो कि आपने रफ फॉर्म में बना लिया उसको और सही तरीके से जब ज़रूरत के टाइम पर रिवाइज़ करने की बात आती है तो आप उसको सही तरीके से ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। तो नोटबुक मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट की स्टडीज़ को लेकर, जहाँ पर आप अपने की पॉइंट्स को अच्छे से मार्क करके रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर मेंशन करके रखते हैं,
प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट्स वहाँ एलेबोरेटेड फॉर्म में रहते हैं। साथ में एक प्रैक्टिस नोटबुक ज़रूर रखें जिसमें आप एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, वो थोड़े रफ फॉर्म में भी चलेंगे होंगे तो भी चल जाता है, बट नोटबुक जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ से आपको बार बार रिवाइज़ करना होगा, उसको बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड फॉर्म में बनाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी स्टडीज़ को अच्छे से आगे लेकर जाने के लिए, तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली क्लास थी। इसके साथ इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरी उम्मीद है आप लोग साइंस स्ट्रीम को एंजॉय भी करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को एंजॉय करेंगे और अच्छे से अपनी जो स्टैंडर्ड है उसको भी अपलिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे आपसे आगे की वीडियोज़ में जहाँ पर हम बढ़ाएंगे अपने फिज़िक्स के सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे जैसे हमारे पास है हमारे सिलेबस में अवेलेबल वैसे वैसे मिलता रहेगा। लेटेस्ट सिलेबस के लिए सीबीएसई की साइट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर से अपडेटेड सिलेबस हमेशा मिल जाता है। किसी तरह की प्रॉब्लम हो सिलेबस को लेकर तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, साइंस स्ट्रीम में आने के बाद अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी है, हर तरह से पूरी तैयारी के साथ आगे टॉपिक टू टॉपिक, फिर टॉपिक टू टॉपिक के बाद चैप्टर टू चैप्टर और फिर उसके बाद यूनिट टू यूनिट आपको आगे बढ़ना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार नहीं बताई जाती हैं, फर्स्ट टाइम है इसीलिए इसको डाला गया है यहाँ पर, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि साइंस स्ट्रीम में जहाँ आप आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लासेस में, आगे की वीडियोज़ में, जहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए टॉपिक्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।